इमरान खान को आज तक किसने बचाए रखा है और किसका कलीदी किरदार है? हुकूमत ने डी का जो जुर्म था उसको कैसे कबूल कर लिया? इमरान खान के लिए दिल बड़ा करना होगा और किसको दिल बड़ा करना है? हुकूमत वैशी करार। इन समेत आज की दीगर अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे महातिब हूँ। अब देखिए कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं, इंटरनेट को डाउन किया गया और ऐसी कदहनें लगाई गई कि जिसके नतीजे में ये कोशिश की गई थी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हम करतूत कर रहे हैं ये अवाम तक ना पहुँचे। एक्स को बंद किया, वीपीएन को चलने नहीं दिया, इंटरनेट को डाउन किया, लेकिन उसके बावजूद जितनी भी चीज़ें थीं वो उसी तरह से होती गईं। और इमरान खान साहब को जब टीवी के ऊपर बैन कर दिया गया कि आप उनकी तस्वीर तो दूर की बात, आप उनका नाम तक नहीं ले सकती। और फिर नाम क्या पड़ा कि कासिम के पापा, फिर उसके बाद बानी चेयरमैन पीटीआई। फिर आप देखेंगे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मैच हो, भले वो न्यूजीलैंड में हो या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ कोई पीटीवी के ऊपर लाइव मैच चल रहा हो और उसमें कोई इमरान खान की तस्वीर दिखा दे या पीटीआई का झंडा, तो वहां से भी कट कर दिया जाता था। तो फिर इमरान खान साहब को अल्लाह की ज़ात के बाद जिसने बचाया है वो कौन है? वो सोशल मीडिया डिजिटल दहशतगर्द जिनको कहती है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, ये वो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को आज तक जिंदा रखा। उनकी बातें जो इमरान खान साहब की थी उनको अवाम के अंदर पहुंचाया, एआई के ज़रिए आवाज़ बनाते रहे, उनकी पुरानी तकारीर जो थी वो शेयर करते रहे, डी चौक का वाक़या हो, उन तमाम चीज़ों समेत जो था वो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई जिसकी वाज़ह मिसाल क्या है कि गोली क्यों चलाई। फिर जो हम जिन्स परस्त कहा गया, ये भी पीटीआई के सोशल मीडिया ने बात अमेरिका तक पहुंचाई और पीटीआई की जो टीम थी उसने किया। बिलख़ुसूस जो यूके एंड यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने लॉबिंग करके और चीज़ें करके ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से रब्ता करके उन्हें इंगेज किया। सोशल मीडिया की वजह से जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने डी चौक के साने की कवरेज की, इमरान खान के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी, अल जज़ीरा ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, गार्डियन जैसे अखबार ने लिखा। तो इमरान खान को ये जो डिजिटल दहशतगर्द इनको इसलिए कहते हैं कि इन्होंने ही इमरान खान साहब को जो है वो ज़िंदा रखा है। और उसमें से 90% जो चीज़ें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, उनके जो लोग जितने भी हैं वो आप देखें कि वो पढ़े लिखे हैं। 90% वो पढ़े लिखे का फ़ायदा ये उठाते हैं कि वो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, जिस वजह से ये आज तक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बल्कि मेंटेन नहीं है, कम नहीं हुई, बल्कि वो पहले से ज़्यादा बढ़ी है। तो ये इनके बस में होता तो ये इमरान खान का नामो निशान तक मिटा देते और इमरान खान के खिलाफ और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और ताहाल हो रही हैं। उसकी वाज़ह मिसाल 190 मिलियन पाउंड का केस देखिए, ये 23 दिसंबर जो है उसको वो उसकी समाअत करने जा रहे हैं। तो जब 190 मिलियन का पाउंड का केस जो है ये अल कादर ट्रस्ट वाला केस है, तो इसमें अगर इमरान खान साहब के हवाले से समाअत होती है और उनको सज़ा दी जाती है तो कोशिश ये करते हैं कि हम इमरान खान को सज़ा दे देंगे, उनके ऊपर ये लटकती तलवार होगा। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि ना मैं खुद बोलूँगा, ना किसी को बोलने दूँगा, 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। 503 दिन आज जेल में रखे हुए हो चुके हैं, ये 1000 दिन भी हो जाएँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखना ये है कि ये जो तोशाखाना 2 केस, तोशाखाना 1 केस, अब अल कादर ट्रस्ट केस, इलेक्शन से पहले 32 साल की सज़ा देने के बावजूद अब जो अल कादर ट्रस्ट केस है इसमें इमरान खान को सज़ा देना कैसा मज़ाक है और मज़ाक होगा। मलक रियाज की फैमिली ने 190 नहीं 171 मिलियन पाउंड भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने ये पैसे इन्वेस्ट भी किए और मुनाफा भी लिया। आज भी पैसे हुकूमत के पास मौजूद हैं। इमरान खान ने एक भी रुपया नहीं लिया और बरतानिया में कहीं भी साबित नहीं हुआ कि ये किसी जुर्म से हासिल करदा रकम है। बैरिस्टर सलमान सफदर कह रहे हैं। मैं यहाँ एक अहम नुक्ता आपको बताता हूँ। आपने इससे कबल केसेस बनते हुए, समाअत होती हुई, स्कैंडल्स देखे होंगे कि पाकिस्तान से जो रकम है वो नवाज शरीफ साहब बाहर ले गए। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान से रकम डॉलर जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में रख दी। फलां जनरल बाजवा जो हैं उनके 12 अरब रुपए निकल आए। किसी हाज़र सर्विस कोर कमांडर जो था जर्नैल, उसने पापा जॉन्स के पिज़्ज़े जो हैं वो वहाँ पे शॉप्स ले ली अमेरिका के अंदर फ्रेंचाइज़। फिर आपने ये देखा होगा कि जो एक मॉडल थी वो कैसे एयरपोर्ट से पकड़ी गई।
जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में उन्हीं ही का पैसा लेके, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि पैसा मुल्क से बाहर नहीं गया, बल्कि पैसा मुल्क के अंदर आया है। और उसके बावजूद बावजूद इनको ये बात बुरी लग रही है, भाईजान 171 मिलियन हो या 190 मिलियन हो, इंग्लैंड से पैसा जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचा है, पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। करप्शन की तो डेफिनेशन ये है, जुर्म का इर्तिकाब तो इसको कहते हैं कि अगर 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान से मलिक रियाज इमरान खान के दस्तखत करवा के बाहर लेके जाते, भले वो अपना होता या करप्शन का होता, अब जब पैसा पाकिस्तान के अंदर आया है तो ये कौन सा जुर्म है? फिर फॉरेन फंडिंग का केस बनाया गया। अब फॉरेन फंडिंग के केस को भी देख लीजिए कि वो पैसा मुल्क के अंदर आया है, मुल्क से बाहर तो नहीं लेके गए। तो आपने बहुत सारी कोशिशें और काविशें कर ली हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई माली करप्शन साबित हो, कोई और चीज़ें कर लें, तो आप उनमें आए रोज़ नाकाम होते हैं। तो इस केस को तो अवाम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, चूंकि ये पैसा मुल्क के अंदर आया है, सुप्रीम कोर्ट के पास था, अकाउंट में आया, वहां से जो है वो पहुंचा हुकूमत के पास, आज भी हुकूमत के पास मौजूद है, इससे मुनाफा बनाया। तो बताएं इसमें कसूर क्या है कि 190 मिलियन पाउंड लंदन से प्रॉपर जब अदालत ने फैसला दिया, एक इदारे ने इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद मुल्क के अंदर पैसा आया, तो इसमें मसला क्या है? करप्शन अगर किया तो सजा दें, करप्शन किया तो साबित करें, साबित करने के बाद जब सजा हो जाए तो फिर माफी नहीं मिलनी चाहिए, फिर जेल में रखें और पूरी सजा होनी चाहिए। कल डील नहीं कर लीजिएगा जैसे मियाँ साहब बहुत करप्ट आदमी हैं, शहबाज शरीफ ने ये किया, जरदारी साहब बड़े करप्ट हैं। वो आज मुल्क के सरबराह हैं, एक सदर है, एक वजीर आजम है, और दूसरा मुल्क के अंदर आया है, उसके केसेस घंटों मिनटों और दिनों के अंदर जो है वो खत्म हो गए। तो आपके बनाए गए केस, आपकी सजाएं सुनाई गई, ये सब एक गोरख धंधा और एक बकवास नामे के सिवाय कुछ नहीं है। तो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, ना अलकादर ट्रस्ट इमरान खान की मालकियत है, ना ही इमरान खान उससे फायदा उठा सकते हैं, ना ही अलकादर ट्रस्ट के असासे कभी भी इमरान खान के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकते। और अगर आप फिर भी इसको करप्शन और नैब का केस कहते हैं तो हैरान कुन है असदुल्ला खान ऐसे कह रहे हैं। आज की दीगर खबरों के ऊपर भी मैं बात करता हूँ, उसमें देखिए कि हुकूमत ने डी चौक शहादतों को तस्लीम कैसे कर लिया, और एक बड़े अहम और जिम्मेदार जो गवर्नर हैं वो ये कह रहे हैं कि फैसल करीम कुंडी ने भी गोली चलने की शहादत दे दी। आप कहते हैं कि गोली क्यों चलाई, तो गोली नहीं चलेगी। क्यों गोली नहीं चलेगी? आप क्यों मुसल्ला होकर वहां गए थे? वहां पर वज़ीर आज़म और वज़रा खड़े थे, वहां हमारी फौज, रेंजर्स, हमारी पुलिस खड़ी थी। तो कह रहे हैं कि गोली कौन कहता है कि नहीं चली, हम गोली क्यों ना चलाएं? तो जब ये दो जुमले कह दिए तो इससे साबित ये हुआ फैसल करीम कुंडी की एक हुकूमत का हिस्सा है, गवर्नर हैं केपीके के, तो वो कहते हैं बिल्कुल गोली चलाई, गोली क्यों नहीं चलनी चाहिए थी। तो ठीक है, आपने गोली क्यों चलाई, इसका जवाब अब भी बाकी है, तो वो जवाब भी अगर दे दें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी, हम बड़े मशकूर होंगे। लेकिन ये गोलियां आपकी इस गले के अंदर अटक गई हैं, आपकी इज्जत जो थी वो बेइज्जती में बदल चुकी है, जो थोड़ी सी मोहब्बत बाकी थी वो नफरत में बदल चुकी है। तो क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे, कैसे इन मामलात को सुलझाएंगे? आप बंद गली के अंदर दाखिल हो चुके हैं, दाखिल हो रहे हैं। तो आगे चल के देखिए कि हुकूमत फायरवॉल से परेशान क्यों है, क्योंकि नुकसान हो रहा है। फायरवॉल तो आपने लगाई, बेशुमार चीज़ों को तो ब्लॉक किया, जिसमें इमरान खान का नाम था, जिसमें पीटीआई का जिक्र था, जिसमें इमरान खान की तस्वीर थी, या जो सहाफ़ी इमरान खान साहब के हवाले से बात करते थे या पीटीआई की फेवर में, उन्हें फायरवॉल के ज़रिए आपने सिंक्रोनाइज करके तो उनके ऊपर बंदिश की है। और आप कादर पटेल व्हाट्सएप पर वीडियोज़ और तस्वीरें न खुलने की वजह से परेशान हैं। इतना सत्यानाश क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? इंटरनेट का ना व्हाट्सएप के जो वॉइस नोट है ना वो खुलते हैं, ये तस्वीरें, ये कौन सी फायरवॉल लगा रहे हैं जो लग नहीं रही, और अभी तक ऐसे ही है। कादर पटेल को अपनी बेटी के पेपरों की फिक्र है, वीडियो देखना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कोई बेचता है तो वो ओपन नहीं हो रही, तस्वीरें खोलना चाहते हैं तो वो ओपन नहीं हो रही। तो जब बात अपने ऊपर आन पड़ी है तो ये आज भी अपनी ज़ात के लिए बोल रहे हैं, इन्हें ये एहसास नहीं है कि फायरवॉल लगाने से, इंटरनेट को कम करने से जो है वो मुल्क की मेशत के ऊपर असर पड़ता है। दूसरी जानिब देखिए कि हुकूमत को वैश्विक करार दे दिया गया है और पाकिस्तान की हुकूमत पाबंदियों और सफारती दबाव की मुस्तहिक है, क्योंकि इसने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ आशियाना तशद्दुद का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि उनका कत्ल आम किया। इसके अलावा वो इमरान खान को जेल में रखने के लिए लॉ फेयर सियासी मकासद के लिए कानूनी निज़ाम का गलत इस्तेमाल कर रही है। और पाकिस्तान में तब्दीली का वक्त आ गया, पाकिस्तानी अवाम ये तब्दीली चाहते हैं और उसके हकदार हैं। ज़ालमे जो खलील ज़ाद हैं उन्होंने ये बयान दिया है, और ये भी अमेरिका के अंदर है, और ये अमेरिका से और बरतानिया से प्रेशर जो है आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो पाबंदी लगाई गई है पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसके ऊपर, इसकी मज़म्मत करते हैं। किसी सूरत ऐसे नहीं होना चाहिए, पाबंदियाँ लगने की वजह और उसके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ पैदा
پیدا کرنے کی وجوہات کیا ہیں اگلے ایپیسوڈ کے اندر میں آپ سے بیان کروں گا. تاہم کسی صورت اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے اور یہ نالائکی ہے حکومت کی کہ امریکہ نے پہلے بھی 2023 میں پابندیاں لگائی, اب مزید اس کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاکستان کے دفاع کے لیے جو ہے وہ ایک خطرناک چیز ہے. دل بڑا کریں اور عمران خان کو تسلیم کریں. کہتے ہیں کہ دل بڑا کر کے حقیقت تسلیم کرتے ہوئے ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ عمران خان کو جو اکیلا ہے اکیلا ہے اور بے ایمانی کے خلاف کھڑا ہے. انور مقصود ایسے کہتے ہیں کہ دل بڑا کریں, عمران خان کو تسلیم کریں, اس کی حقیقت کو مانیں, بصورت دیگر یہ بے ایمانی کے خلاف جو اس نے جنگ لڑی ہے وہ لڑتا رہے گا اور کھڑا رہے گا. انور مقصود صاحب نے ایسے کیا. شیر افضل مروت صاحب نے ایک بیان دیا ہے, ان کے مطابق خواجہ آصف صاحب کی یہ تجویز انتہائی معقول ہے کہ ہمیں اپنا انداز کچھ دھیما کرنا چاہیے. مانتا ہوں کہ ہم ٹرولنگ اور بےہودگی اور کی وجہ سے وہاں آگے ہیں جہاں نفرتوں کا رخ افراد سے بڑھ کر اداروں کی جانب ہو گیا اور کئی معاملات پر ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی. شیر افضل مروت صاحب مشورہ دے رہے ہیں تو آپ جن کو مشورہ دے رہے ہیں انہیں بھی تو کہیں نا نظر ثانی کریں. بے گناہ لوگوں کو جیل میں کیوں رکھا ہے؟ تو اداروں کا نام تب لیا جاتا ہے نا جب مداخلت کرتے ہیں. ادارے مداخلت نہ کریں, حکومت برا نہ کرے, ڈی چوک میں لوگوں کو گولیاں نہ ماریں تو مسئلہ تو ختم ہو جائے گا. مسئلہ اور مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کو ان کے جائز حقوق نہیں دیتے, احتجاج نہیں کرنے دیتے, ووٹ کا حق نہیں دیتے. ووٹ ڈال دیں تو اس کو فارم 47 میں بدل دیتے ہیں. جس نے حکومت کرنی ہو اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور جن کو جیل میں ہونا چاہیے وہ حکومت میں آتے ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب اس طرف بھی چیزوں کو دیکھیے اور یہ تمام لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا اور جب تک ایک دوسرے کی حقیقت کو, حق اور حقوق کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. یہ قصور صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ایپیسوڈ میں جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.